आंसर जब आप कर रहे हो ना, तो आप चिड़िया की केवल आंख देखिए। द्रोणाचार्य ने एक बार सबको बुलाया, अर्जुन, युधिष्ठिर, बाकी सब भाइयों को। आप उन्होंने एक टारगेट सेट किया पीपल के पेड़ के ऊपर, कहा और सबको एक एक करके बुलाया। कहा कि पहले युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे, उनको बुलाया और पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर क्योंकि धर्मराज थे, तो कह रहे हैं कि आप दिखाई दे रहे हैं, धरा दिखाई दे रहा है, पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ब्रह्म दिखाई दे रहा है, कहे और कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ चिड़िया भी दिखाई दे रहा है। कहे ठीक है जाएगी। फिर दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन कह रहे हम क्यों पीछे रहे, युधिष्ठिर तो इतना बताए, हम भी सब बताएंगे। कहे गुरुवर आप दिखाई दे रहा है, आपके चरण दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है, और सब दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, बाकी सब दिखाई दे रहा है। फिर से उसके बाद अन्य सबको बुलाते गए, फिर अर्जुन को बुलाया, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा कि चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। क्योंकि टारगेट क्या है, चिड़िया की आंख है। धरा, पृथ्वी, ब्रह्म ज्ञान, सब दुनिया सब नहीं दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। तो जब आप आंसर करिए ना, तो उसमें खोज लीजिए कि चिड़िया की आंख कौन है, अब बस उसी को हिट करके दिख लीजिए, दैट्स ऑल। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यूलिथिक पीरियड को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करें। तो आप लोगों ने उसमें पैलेथिक एज, मेजोलिथिक एज और मेहरगढ़ और तमाम सब कुछ लिख दिया था। अरे भाई, मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं आप जानना चाह रहा हूं कि उसको नवपाषाण क्रांति क्यों कहते हैं, या न्यूलिथिक पीरियड को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया, बस उसी के बारे में बता दीजिए। ये है आंसर मेंस का। आप अपनी जितनी ज्ञान है, एक तो ये बहुत परेशान करता है, हम उस पर पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बिना लिखे हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर नहीं लिखेंगे तो हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लिखा लिखा रहेगा तो हमको लगेगा कि पता नहीं क्या है, किताब पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ाएंगे नहीं। सबका सर का अपना है, व्यवस्थित है, उससे पढ़ा लेते हैं सर। हमारा है कि हम इसी पढ़ाएंगे। टाउन प्लानिंग, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो या जो सबसे सिग्निफिकेंट जो एलिमेंट है वो क्या है, टाउन प्लानिंग है। अब पहला वे देखेंगे ना कि टाउन प्लानिंग है, नगर नियोजन है, तो नगर नियोजन के एलिमेंट क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या तत्व हैं कि जिससे हमको उसको कहते हैं नगर। तो इसे नगर नियोजन में क्या क्या चीजें छुपी हुई, नगर नियोजन या प्लानिंग जब की जाती है तो उसमें क्या क्या घटक को हमको इन्वॉल्व करना होता है, किन किन कंपोनेंट को इन्वॉल्व करना होता है, कि जैसे कि एक वेल प्लानेड टाउन या अर्बन कल्चर डेवलप हो सके। जो छोटे छोटे घर होते हैं, अगल बगल होते हैं, तो हर व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, जल निकासी भी देखनी पड़ेगी, अच्छे से बिल्डिंग बनाया जाए उसको भी देखना पड़ेगा, हर चीज को देखनी पड़ती है। तो उसी तरह अगर हम टाउन प्लानिंग देखें तो यहां पर क्या दिखाई देता है, यहां पर दिखाई देगा आपका अपर एंड लोअर सिटी दिखाई देता है, हाउसेज दिखाई देते हैं। फिर से आपको यहां पर दिखाई देता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्डिंग्स। फिर अगर देखेंगे आप तो ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास व्यवस्था। फिर आप देखेंगे हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। ये सारी चीजें आपको एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन जो व्यवस्था थी उसमें था, उसका घटक था। क्या क्या, अपर एंड लोअर सिटी,
या अपर एंड लोअर बिल्डिंग्स। फिर आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स देखते हैं कैसे निर्माण हुआ है, डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, इन सब चीजों को देखा गया है। ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास प्रणाली, कि कैसे वेस्टेज वाटर को हम मैनेज करते हैं, कैसे निकालते हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो सके। अगर मान लीजिए अगर किसी इस मोहल्ले में चले जाइए, किसी अगर जल निकास या ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से न बना हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हर आदमी परेशान हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो उसकी व्यवस्था देखना है। फिर हाइजीन भी मेंटेन करना होता है। हाइजीन मतलब स्वच्छता भी जरूरी है। अब देखिए जब ये सब चीजें लिखी ना, तो देखिए जैसे महात्मा गांधी ने स्वच्छता की बात कहा है, चश्मे पर स्वच्छता की बात करते हैं। जब नरेंद्र मोदी आए तो ये भी स्वच्छता अभियान को लेकर आए। तो ये जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है कि हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर हेल्थ सही रहेगा तो क्या होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। और जितने भारत के युवा हैं उनमें क्या चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास चाहिए, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। तो भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, स्वच्छता चाहिए, हाइजीन मेंटेन चाहिए। आप लोग अपना घर बनाएंगे, आज आप लोग बच्चे हैं, कल आप ही लोग जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे शहर का, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर फोकस रखना चाहिए कि नहीं कि छत के तीसरे महले से कूड़ा उठा कर फेंक दिए नीचे। कूड़े के लिए व्यवस्था करिए, मैनेजमेंट करिए, स्वच्छता, क्योंकि क्या है, स्वच्छ शरीर में ही हेल्दी, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अदरवाइज क्या होगा, डेंगू फैल जाएगा। और ये नहीं है, डेंगू देखेगा नहीं कि तुम अमीर हो गरीब हो क्या हो, सबको पकड़ेगा कायदे से। तो उस पर क्या होता है, अगर ये हाइजीन नहीं मेंटेन होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा कि नहीं, हेल्थ का लॉस होगा कि नहीं, ये सारी समस्याएं आएंगी आपके सामने। फिर से वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर हार्वेस्टिंग देखिए, जैसे आप ये देखते हैं कि तमिलनाडु में, बेंगलोर में पानी की क्राइसिस हो गया था, स्वच्छ पानी पीने के लिए क्राइसिस होना स्टार्ट हो गया था। यानी इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कहीं नीचे चला जाता है। हम केवल नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर बनाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेक, तालाब हम भरते चले जा रहे हैं, उस पर घर बना दे रहे हैं। अरे भाई, और यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे की पॉइंट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाटर होगा, पानी होगा। तो पानी के लिए हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं? पानी केवल हम निकाल रहे हैं धरातल से, फिर उसमें उसको मेंटेन रिचार्ज करने हमने कोई जुगत नहीं किया। ठीक है ना? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी बताएंगे कि इंडस वैली स्लैश में क्या हो रहा था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने कल इसको छोड़ दिया था, कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और जब भी क्वेश्चन मेंस का आएगा इसी से आएगा संबंधित। और आज देख रहे हैं संख्या बहुत कम है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी संख्या कम, बड़ा अच्छा नहीं लगा हमको। या तो हम लोग खराब पढ़ा रहे हैं, या आपके समझ में कुछ दिक्कतें हैं, या आपको मजा नहीं आ रहा है। हम पहले दिन आए थे तो कहते ना कि मजा लेके पढ़ना, और मजा लेने का मतलब है कि आप आनंदित कब होगे, जब आपको समझ में आएगा। और समझ के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पढ़िए, फिर घर जाकर टेक्स्ट बुक पढ़िए, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अर्जुन धनुर्धर बन गए थे तो केवल द्रोणाचार्य ने सिखाने से नहीं बने थे, वो प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ये आदमी को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो अभी आपका कैरियर मेकिंग का टाइम है, तो इसमें आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। तो क्या हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। लखनऊ में देखिए 600-700 फीट पर पानी मिल रहा है, अगर हमने इसकी व्यवस्था नहीं की तो क्या हो जाएगा, एक दिन 1200 फीट पर चला जाएगा। फिर पानी के लिए हम लड़ेंगे, कितना खर्च के पानी पियोगे आप, पी पाओगे, मुश्किल होगी ना। और उस पर भी जरूरी नहीं कि वो आपको स्वच्छ पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी जरूरी नहीं है ना। केवल आईएसआई का मार्क लग जाने से थोड़ी जरूरी है कि वो स्वच्छ सही है।
और दूसरी चीज जान लीजिए कि जो आप पानी पी रहे हो, जैसे बॉटल का पानी पी रहे हो, तो जो आरओ से आ रहा है ना, तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो शरीर को जो मिनरल्स मिलने चाहिए पानी के माध्यम से वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उससे भी नुकसान होगा। और जब हम नीचे से निकालते हैं पानी तो उसमें सारे मिनरल्स रहते हैं, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, सोडियम, जो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजों क्या करता है, आरओ क्या करता है, फिल्टर कर देता है। तो केवल आप बस प्यास बुझा रहे हो, उससे कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए और बीमारी बढ़ रही है। पहले कैंसर कभी कभी किसी को सुनाई देता था, अब तो जैसे हो गया है कि कैंसर वो हो गया जैसे जड़ बुखार है, इनको क्या कैंसर हो गया, निकल गए, इनको कैंसर हो गया, निकल गए। क्यों? हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं डिफंक हो गई है। हम आरओ का पानी पी रहे हैं, उस फिल्टर करने के चक्कर में सारा फिल्टर हो जा रहा है उसमें से, अब बस हम फिल्टरे पी रहे हैं बस। तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने ये बताया कि एक अर्बन या अर्बन व्यवस्था के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कि आप लोगों से वो कितना एडवांस थे। हम बात यहां लेके पहुंचाने वाले हैं कि हम लोगों से वो कितने एडवांस थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बहुत ठंडा पानी है। ये भी वही है, शिखर नियर। हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अब चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डील करें अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आते हैं कि जो यहां सिटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी। जो शहर था, टाउन प्लानिंग क्या था, दो पार्ट में डिवाइड था। एक था ईस्टर्न पार्ट और दूसरा था वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो जो ईस्टर्न पार्ट था वो क्या था, इसे हम लोअर पार्ट भी कहते हैं, लोअर पार्ट भी कहते हैं। और ये क्या था, फॉर द कॉमनर्स, आम जनता के लिए था। ये किसके लिए था, आम जनता के लिए था। यहां पर क्या रहते थे, आम लोग रहते थे। और एक था वेस्टर्न पार्ट, ये इसका निर्माण हुआ था रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, यानी एक उठे हुए स्थल पर इसका निर्माण हुआ था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिटाडल। ये क्या कहलाता है, सिटाडल कहलाता है। ठीक है, जो पश्चिमी टीला था इसे सिटाडल कहते हैं। और ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पर इसका निर्माण हुआ था, यानी उठा हुआ था टीला। ये इसे गढ़ी टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गढ़ी टीला। तो गढ़ी मतलब होता दुर्ग, फोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो रहा है वो कहां से हैंडल हो रहा है, गढ़ी किला से हो रहा है। कहां से हो रहा है, दुर्ग किला से हो रहा है, बेस्ट सिटाडल से हो रहा है। तो इसका मतलब कि जितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बने हुए होंगे वो कहां होंगे, वेस्टर्न पार्ट पर होंगे। और दूसरी चीज कि यहां पर कौन लोग रह रहा होगा, जो प्रिविलेज्ड एलीट क्लास रह रहा होगा। समझ में आ रहा है कि एलीट क्लास रह रहा होगा। क्योंकि उस समय हमें उस समय की पॉलिटी या उस समय की स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हम 100% कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि कोई उस समय पॉलिटिकल अथॉरिटी थी या नहीं थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था या नहीं था, बिकॉज हम उसकी स्क्रिप्ट को अभी तक रिवील नहीं कर पाए। क्लियर? लेकिन वहां की व्यवस्था को देखने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई एक पॉलिटिकल अथॉरिटी रही होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी रही होगी। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब हम देखते हैं कि जो पूरे सिटी है वो क्या है, फोर्टिफाइड है। क्या है, फोर्टिफाइड है। ये एक प्रोटेक्टिव वॉल से क्या हुआ है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है।
फिर हम ये देखते हैं कि यहां पर अब एक चीज हो गया, सिटाडेल हो गया। सिटी जो है वो ग्रिड पैटर्न पर सिस्टमाइज है। किस पर आधारित है? ग्रिड पैटर्न पर। सिटी वॉज सिस्टमाइज्ड, इस पॉइंट को नीचे लिखते चलो, सिटी वॉज सिस्टमाइज्ड ऑन द ग्रिड पैटर्न। शहर ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। ग्रिड ही लिखो, जाल होता है, ग्रिड मतलब होता है जाल। ग्रिड मतलब क्या होता है? जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है। तो शहर ग्रिड पैटर्न आधारित है। अब ग्रिड पैटर्न की बात अगर करें, छोटा जैसे ये है, अब क्या है, सड़कें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पर, समकोण पर काट रही है ना, ठीक है, समकोण पर काट रही है। फिर से क्या है, यहां पर देखेंगे तो क्या बना है, यहां पर मकान बने हुए, घर बने हुए रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। यानी जो ग्रिड पैटर्न है, जो सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो उससे क्या हुआ कि हमको एक ब्लॉक मिलता चला गया। अब यहां समझ लीजिए कि यहां जो घर बने हैं कैसे बने हैं, ऐसे बने हैं। यानी अगर हम ये कहें कि जो आज की मॉडर्न कॉलोनी एस्टैब्लिश की जाती है वो किन आधार पर बनती है? बीच में पार्क होता है, ये सड़कें होती हैं। तो जो मॉडर्न कॉलोनी बनती है फिर कैसी बनती है? इसी तरह बनती है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्बन प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं आज भी कंटिन्यू है। हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम था, ये पूरी तरह से व्यवस्थित था। अब मकान बने हुए, बीच में पार्क भी है, और इन मकानों के अंदर जो मोदी जी के इतने प्रयासों के बाद क्या हुआ, शौचालय का निर्माण हुआ। ये ऑलरेडी यहां पर व्यवस्थित था। घरों के अंदर पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? कुआं का निर्माण किया गया था, वेल्स बने हुए थे। फिर घरों के अंदर से जो वेस्टेज वाटर थे उसको निकलने के लिए जो छोटे, उसमें से छोटी छोटी नाली निकली थी, और जो मेन नाली से वो कनेक्टेड था। जो हम लोग हाइजीन को मेंटेन करते हैं या ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, आज हम लोग बना रहे हैं और मारे हम गाथा गा रहे हैं कि हमने तो बना दिया ऐसा कि समझ लो कि अभी न्यूयॉर्क सिटी हो गई। आप परेशान मत होइए, आपसे ज्यादा डेवलप कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। क्योंकि जो आप, अब यहां क्या है, यहां मेन नाली बनी हुई है, मेन ड्रेनेज सिस्टम है, और यहां से वेस्टेज वाटर यहां निकल रहा है नाली से। अंदर क्या है, बाथरूम की व्यवस्था की गई है। यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अभी हाउसिंग की बात कर रहे हैं। तो जो चीजें आप आज देख रहे हो ना, यह नया नहीं है। ये तो आज के 5,000 साल पहले हो चुका है। 5,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने डेवलप थे, इनका ये सारी व्यवस्था है। अब देखिए यहां मेन नाली है, मेन नाली के ऊपर क्या है, होल बनाया गया, मेन होल है एक सर्टेन इंटरवल पर। क्यों है कि जब कभी नाली गंदी हो जाएगी तो उसको खोल के हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे। कवर्ड है ये। सड़कों का जो निर्माण हुआ है पक्की ईंट से हो रहा है, काफी चौड़ी चौड़ी, और इस पर एक सर्टेन इंटरवल पर क्या है, लैंप पोस्ट है, जिससे कि रात में लाइटनिंग हो सके। आप एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिए कि ये तो ऊपर मेन होल लगा क्लीन करने के लिए, नीचे एक सॉफ्ट पिट लगाया गया है पानी के, नाली के, जिससे कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल हमेशा रिचार्ज होता रहे। आज की व्यवस्था है इसे। वाटर हार्वेस्टिंग कि कभी भी क्या हो, जैसे पानी क्या होगा, रिचार्ज करेगा ना, धीरे धीरे जो साफ पानी जा रहा है वो क्या होगा, रिचार्ज करता जाएगा। तो जब रिचार्ज की व्यवस्था की है तो निश्चित रूप से इसमें जो गंदगी होगी पहले ये क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। केवल पानी नीचे जाएगा और पानी धीरे धीरे रिचार्ज करेगा, पृथ्वी को धीरे धीरे पानी छलते हुए नीचे चला जाएगा।
जिससे कि वाटर टेबल ऑल टाइम आपका मेंटेन्ड है। हम लोग जूझ रहे हैं पानी की समस्या से। यहां पर लखनऊ में देखिए तो 600 से 700 फीट पर पानी मिलती है। बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई में पानी की अकाल है, पानी मिलती ही नहीं नीचे। तो क्या चल रहा है वहां पर? अलग से व्यवस्था किया जा रहा है पानी के लिए। हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने व्यवस्था दिया है कि जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है उस पर से जो उसके ऊपर पानी जब बारिश होती है तो उसको क्या करें, हम नीचे लेके जाएं धरातल में, या फिर हम शहर के बीचों बीच में एक लेक, कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कर दे कि बारिश का पानी उसमें कलेक्ट हो, धीरे धीरे पृथ्वी क्या करे, रिचार्ज करता है, कि वाटर टेबल हमारा कभी खराब ना हो। ये लोग क्या किए थे, हमसे ज्यादा दिमाग चला रहे थे। तो वो यहां पर ये मेन और नीचे सॉक पिट लगाए हुए हैं जिससे ग्राउंड वाटर टेबल हमेशा मेंटेन्ड है। हाइजीन को ये पूरी तरह से नाली और सड़कें एक दूसरे को कहां 90 डिग्री पर कट कर रही है। मकान इस ब्लॉक में बने हुए हैं। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि क्रैमर चाहे मार्टिमर व्हीलर, ये लोगों ने कहा था, एच डी शंकरैया ने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन था वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जिगजैग रोड थे, ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े रोड थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो यहां पर जिगजैग रोड नहीं है, बल्कि क्या है, राइट एंगल पर है। एक प्लान्ड सिटी को निर्माण किया गया है। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चाहे ग्रैनरी की बात करें, चाहे ग्रेट बाथ की बात करें, विशाल स्नाना बृहद स्नानागार की बात करें, अन्न कुठार की बात करें, तो उनका निर्माण कहां हुआ है, इन सब बिल्डिंगों पर हुआ है। तो क्या था, सिटी था, दो पार्ट में डिवाइड था, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट क्या था, इसे कहते हैं हम सिटाडेल कहते हैं, क्योंकि रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, एक उठा हुआ धरातल बना हुआ है। और ईस्टर्न पार्ट की कंपैरेटिव ये क्या है, छोटा है, स्मॉल है, क्योंकि श्रमिक का जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन जो एलीट वर्ग होता है उनकी संख्या कम होती है। ठीक है। फिर आपने देखा कि बिल्डिंग्स का निर्माण, यहां पर आपको बिल्डिंग सिंगल स्टोरी भी मिल रही है और डबल स्टोरी भी मिल रही है। सिंगल स्टोरी भी बिल्डिंग है और डबल स्टोरी भी बिल्डिंग है। डबल स्टोरी का मतलब हुआ कि पकी हुई ईंटों से डबल स्टोरी का निर्माण हुआ। यानी हमें अगर जब एक्सप्लोर किया गया होगा तो क्या मिला होगा, सीढ़ी का भी हमें एविडेंस मिला होगा। जब स्टेयर्स का एविडेंस मिलने का मतलब है कि इसके ऊपर भी बिल्डिंग का निर्माण किया गया होगा। तो हम सारी चीजें किस चीज से डेवलप कर रहे हैं, एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, एक्सप्लोरेशन के आधार पर हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि नाली की व्यवस्था है, सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही है। फिर से ड्रेनेज सिस्टम, एक वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम आपका नाली प्रणाली का जल निकास व्यवस्था किया गया है। फिर हाइजीन को मेंटेन किया गया, साफ सफाई को। घरों के अंदर क्या बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, पानी की व्यवस्था किया गया है, और जो वेस्टेज वाटर उसको निकालने की जल निकासी की व्यवस्था भी किया गया है। यानी एक तरह से हाइजीन मेंटेन भी किया गया है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात अगर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हम धौलावीरा में देखें तो एक बहुत ह्यूज रिजर्वायर मिला है, बृहद जलाशय का मिला हुआ है। इन शहरों में जो हड़प्पा था, कालीबंगा था, मोहजोदड़ो, कृत्रिम लेक मिलता है, झील, आर्टिफिशियल झील। तो इससे क्या हो, वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही जा रही है। हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग सोचते ही नहीं है। पता चला कि यहां कोई झील है, उसको धीरे धीरे करते करते ठेकेदार और नगर निगम सब मिलजुल के उसको अपना पाट पुट के घर बना के बेच दिए। होता है, लेकिन इसका नुकसान किसको होगा, आप ही को होगा, हमको होगा, सबको होगा। पानी नहीं मिलेगी आपको, खत्म हो जाएगा पानी एक दिन। और हमने क्या कहा था कि किसी भी सभ्यता का डिक्लाइन कहां होती है, इसी तरह होती है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषित कर लेते हैं, और उसको फिर से हम
मेंटेन नहीं करते हैं। हम सड़क निर्माण के नाम पर पूरा पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है, हम लोग परेशान हैं। आपसे अधिक किसान परेशान रहता है। और भारत क्या है? भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? हाँ? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है भारत का। तभी देखते हैं जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का रिसेशन आता है, अमेरिका में रिसेशन आता है, तो वहां के लोग क्या होती है, परेशान हो जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी का आधार है क्या? एग्रीकल्चर है। 65% लोग यहाँ पर क्या, किस पर आधारित है? एग्रीकल्चर पर। तो ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, खींच लेता है सारे रिसेशन को अपने अंदर। क्यों? क्योंकि किसान को आवश्यकता ही नहीं है कि हम आपको टेस्ला की कार में घूमें। हम नहीं घूमेंगे, हम जीप में घूमेंगे, हम बोलेरो कर लेंगे, उसमें घूम लेंगे, बहुत होगा तो मोबाइल चले जाएंगे। यानी सर्विस क्लास की जो संख्या यहां पर कितनी है? कम है। और किस क्लास की ज्यादा है? एग्रीकल्चरल्स की। तो इसलिए किसी भी प्रकार का रिसेशन आता है तो भारत उसको क्या करता है? शॉक ऑब्जर्वर की तरह रोक लेता है। और यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, तो क्या हो जाएगी? आफत आ जाती है, लोग मरने लगते हैं। क्योंकि वहां पर जो सबसे अधिक जनसंख्या किस पर डिपेंडेंट है? सर्विस पर। यह है भारत इकानमी। इसलिए रिसेशन आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन अन्य जगहों पर रिसेशन आएगा, मंदी आएगा, हम परेशान, पूरा दुनिया तहस नहस। भारत में एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या करती है? शॉक ऑब्जर्वर के रूप में उस चीज को ऑब्जॉर्व कर लेती है। भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, हम क्या करेंगे? गांव चले जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, मर तो नहीं जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि न्यूक्लियस फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट, समझते चलिए इसको। न्यूक्लियस फैमिली क्या होती है? जैसे आप आईआईटी में गए, आप इंजीनियर बने, शादी हुई और आप जाके बेंगलोर सेट हो गए, और जो आपका रूट है, यानी गांव है, उससे क्या हुआ? आप कट कर लिए, आप वहां रह गए। मान लीजिए 10 साल तक ये होगा, जो आपके साथ वाले लोग होंगे गांव में वो जानते रहेंगे। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा आपको नहीं जानता है, आपको देखा ही नहीं, जानता नहीं है। आपका रूट पूरी तरह से कट गया गांव से। अगर मान लीजिए कि कोरोना जैसे व्यवस्था आ गई, बीमारी हो, तो आप कहां जाएंगे? गांव कोई है नहीं, कोई जानता नहीं है आपको, तो रिटर्न कहां होगे? कहीं नहीं, तो मरना तय है आपका। पहली चीज। दूसरी चीज समझ लीजिए कि अगर कोई रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, और दुर्भाग्यवश आपकी नौकरी चली गई, तमाम आप पर ईएमआई का लोड है। ध्यान से सुनना इसको। और केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चा हो, आप लोग एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ दोनों की नौकरी खत्म, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हुआ, आपके ऊपर ईएमआई हर चीज लोन पर लगा हुआ है, कि अगर आपकी नौकरी नहीं तो आप झेल नहीं पाओगे, 2 से 3 महीने बाद झेल नहीं पाओगे उसको। तो वहां पर कोई काका, कोई चाचा, कोई फूफा नहीं रहेगा कि आपको ये कह सके कि अरे यार परेशान क्यों हो रहे हो, हम लोग हैं ना, मैनेज कर लेंगे इस चीज को। क्योंकि वहां क्या है? वहां केवल आप हो और आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है। और शहर में जो संबंध होते हैं वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस से संबंध होता है। जिस तरह की आपकी इकोनॉमिक स्टेटस होगा उसी तरह का संबंध होगा। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास इसकी कमी है, लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। तो फिर आपके पास क्या बचेगा? उसी हाईराइज बिल्डिंग से जंप करना बचेगा। तो इसीलिए सुसाइडल केस यहां पर क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। कारण न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट। ये है आपका फर्स्ट पेपर का सोशल इश्यूज, मेंस के फर्स्ट पेपर का सोशल इश्यूज। डिवोर्स क्यों इतना तेजी से हो रहा है? न्यूक्लियस फैमिली। शादी तो हमने कर लिया, और कोई आपके और दोनों के बीच के झगड़े में या डिस्प्यूट में कोई मेंटेन करने वाला दादी माँ नहीं है, चाची नहीं है, कह रही यार तुम इतना क्यों लड़ते हो यार। दोनों को समझाने वाला कोई नहीं है। छोटी छोटी बातों में आपको क्लेश हो गया, तुरंत डिवोर्स पे पहुंच गए। न्यूक्लियस फैमिली। ठीक है।
यहां उसी कॉन्सेप्ट है, ये सोशल इश्यूज है, आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस में, तो सोशल इश्यूज में जाके कि कहानी कारण क्या है, कहां से कारण आ रहा है।